नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं दिल्ली बेस्ड एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के बारे में। और ये कंपनी जो है ये है तो काफ़ी पुरानी, लेकिन इन्वेस्टर्स के रेडार पर ये ज़्यादा रहती नहीं है। और ये खास बात भी इस कंपनी में है कि ये जो कंपनी है ये आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन, या कहें तो डीजल और पेट्रोल से जो चलने वाले इंजन है, केवल उसी के प्रोडक्ट को बनाने में काम करती थी अभी तक। लेकिन अब ये कंपनी अपने आप को पोजीशन कर रही है एक पावर ट्रेन एग्नोस्टिक का मतलब ये कि कोई भी इंजन हो, चाहे ईवी हो या हाइब्रिड हो या पेट्रोल डीजल हो, तो इस तरह के कंपोनेंट वो बनाए कि जो उसमें लगने वाला जो इंजन है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। कंपनी का नाम है शारदा मोटर्स इंडिया लिमिटेड। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। देखिए, कंपनी जो है शारदा मोटर्स इंडिया लिमिटेड ये रेलान ग्रुप की कंपनी है। इनके फाउंडर जो है नरेंद्र देव रेलान है, और उनकी अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस कंपनी में कार्यरत हैं एक्टिवली। ये मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। 1986 में इस कंपनी की स्थापना हुई और 1987 में इनका आईपीओ आया, और आईपीओ के बाद ये दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। 2013 में ये कंपनी बीएसई में लिस्ट हुई, और अब फिलहाल ये बीएसई एनएसई दोनों में लिस्टेड है। अब बात करते हैं कंपनी के कारोबार के बारे में। तो जैसे मैंने वीडियो के प्रथम पार्ट में बताया आपको कि ये जो कंपनी है ये आईसी इंजन से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती थी और शुरू से वही प्रोडक्ट बना रही है। तो आखिर ये क्या प्रोडक्ट बनाती है? ये बेसिकली एग्जॉस्ट सिस्टम, इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम बनाती है। अब ये इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम का क्या मतलब हुआ? इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम का मतलब ये कि जिसको आमतौर पर हम साइलेंसर बोलते हैं, जहाँ से गाड़ी में से जो धुआं है वो बाहर निकलता है। साइलेंसर केवल एग्जॉस्ट सिस्टम का एक पार्ट है। तो पूरा जो एग्जॉस्ट सिस्टम जिसके थ्रू गाड़ी का जो धुआं है वो बाहर निकलता है, वो ये बनाती है। और आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो धुएं वाला जो पार्ट है या जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, ये ईवी में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। ईवी में कोई धुआं ही नहीं होता, तो एग्जॉस्ट सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये जो कंपनी है ये फिलहाल, यानी कि अब तक, थोड़े समय पहले तक ये केवल डीजल और पेट्रोल इंजन्स के लिए काम किया करती थी, लेकिन अब ये अपनी स्ट्रेटेजी को शिफ्ट करती है। तो बेसिकली इनके दो सेगमेंट्स हैं। एक जो है वो एग्जॉस्ट सिस्टम से रिलेटेड सेगमेंट है, और जो दूसरा है वो है लाइट वेटिंग बिजनेस। अब ये लाइट वेटिंग बिजनेस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे वीडियो के अगले भाग में। और इसके साथ ही साथ ये कुछ अन्य प्रोडक्ट्स भी ये बनाती है। तो इनका जो एमिशन बिजनेस हुआ या एग्जॉस्ट सिस्टम से रिलेटेड बिजनेस हुआ, वहाँ से इनका रेवेन्यू 88% आता है। लाइट वेटिंग बिजनेस जो होता है, वहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 9% आता है, और बाकी जो बचा हुआ रेवेन्यू है ये अदर जो है उस सेगमेंट से आता है। अब बात करते हैं एमिशन बिजनेस से, जहाँ एमिशन बिजनेस की जहाँ से इनका रेवेन्यू 88% आता है। तो जैसे मैंने बताया, एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो केवल आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन, या कहें कि सरल भाषा में कहें तो पेट्रोल और डीजल इंजन जो होते हैं, केवल वही काम आता है। और ये भारत के सबसे बड़े एग्जॉस्ट सिस्टम मैन्युफैक्चरर हैं, और डीजल और पेट्रोल दोनों ही तरह के ये व्हीकल्स के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम बनाते हैं। टीयर वन सप्लायर हैं ओईएम्स के लिए। ओईएम्स जैसे टाटा मोटर्स हुआ या मारुति हुआ, ये इनके क्लाइंट्स हैं। और इनका जो ये पैसेंजर व्हीकल्स के लिए भी अपना एग्जॉस्ट सिस्टम बनाते हैं। साथ ही साथ ये कमर्शियल व्हीकल के लिए भी एग्जॉस्ट सिस्टम बनाते हैं, और ऑफ रोड व्हीकल्स जो हैं उनके एग्जॉस्ट सिस्टम भी ये बनाते हैं। ऑफ रोड व्हीकल जैसे हमने अपने पुराने वीडियोस में अगर आपने देखे हो तो हम बताते आ रहे हैं कि ऑफ रोड व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जिनका पर्पस जो होता है वो रोड पे चलना नहीं हो। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का पर्पस होता है कमर्शियल व्हीकल का, या घरेलू पर्पस होता है पैसेंजर व्हीकल का, तो इसी तरह ऑफ रोड व्हीकल जैसे जेसीबी हुआ, या कोई माइनिंग से रिलेटेड हैवी जो बड़े बड़े चक्के वाले ट्रक हुए या ट्रैक्टर्स हुए, तो ये ऑफ रोड व्हीकल्स कहलाते हैं। तो उनके लिए भी ये माल बनाते हैं। अब 30 इनका जो सीवी पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो इनका है, वहाँ से ये वैल्यू टर्म्स में 30% इनका मार्केट शेयर है। तो बड़ा लीडिंग मार्केट शेयर इनका है। दूसरी बात ये कि ये जो जैसे जैसे रेगुलेशन बढ़ा, देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम की एक खास बात है कि
जैसे जैसे पॉल्यूशन के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे नए से नए एग्जॉस्ट सिस्टम के डिज़ाइन करने की आवश्यकता पड़ रही है। BS4 आ गया, BS5 आ गया, BS6 आ गया, और कोई नॉर्म आ जाएगा। तो आजकल जो सरकारें हैं ना, वो बहुत टाइट हो गई हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं। इनकी भाई जो व्हीकल से निकलने वाला जो एग्जॉस्ट है ना, वो कम से कम एनवायरनमेंट को प्रदूषित करे। तो इस कारण से इनको अपने जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसको भी नए से नया डिज़ाइन करना पड़ता है, नए जो पॉल्यूशन कंट्रोल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से। तो इनकी खुद की इन हाउस डिज़ाइनिंग कैपेसिटी है और टेस्टिंग फैसिलिटी है। डिज़ाइन करते हैं भाई, आपके पास गवर्नमेंट का कोई नया नॉर्म आ गया कि आपको इस तरह का जो है ना अब इक्विपमेंट एग्जॉस्ट सिस्टम में लगाना पड़ेगा, तो मान लीजिए कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो ये डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है इस तरीके का होना चाहिए जिससे उसमें उससे निकलने वाला जो धुआं है ना, वो उस गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन या नॉर्म्स जो है ना उसको पूरा करे। फिर जब ये रिसर्च करते हैं तो नए से नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इन्होंने पेटेंट फाइल कर रखे हैं, तो लगभग 22 पेटेंट्स इनके पास हैं। अच्छी बात है, देखिए पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। और इनमें से जो 4 पेटेंट है ना, ये पिछले 4 सालों में इनको मिले हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव इस कंपनी के लिए बात है। अब दूसरा इनका जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट है जहाँ से इनका रेवेन्यू 9% आता है, और ये वो सेगमेंट है जहाँ पर इनका अभी रिसेंटली फोकस हो गया, वो है लाइट वेटिंग बिजनेस। अब लाइट वेटिंग का बिजनेस का क्या मतलब हुआ? लाइट वेटिंग बिजनेस का मतलब ये हुआ कि गाड़ी को हम इस प्रकार से बनाएं कि उसमें स्ट्रेंथ तो बनी रहे, मतलब गाड़ी वीक नहीं हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। मतलब गाड़ी को बिना कमजोर किए बगैर, आपने प्लास्टिक की गाड़ी बना दी लेकिन वो डेंजरस हो जाएगी। तो आपने देखा होगा पुरानी जो प्रीमियर पद्मिनी जो आती थी, या फीएट जिसको बोलते हैं, पुरानी गाड़ियां, अगर आपको आपके पुरानी गाड़ियों के बारे में अगर आप अवेयर हो, तो एक एम्बेसडर तो सभी लोग जानते ही होंगे। तो प्रीमियर पद्मिनी हुआ, फीएट हुआ, एम्बेसडर हुआ, और इस तरह की बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, ये बड़ी हैवी गाड़ियां हुआ करती थी। और ये जो है इनकी स्टील की शीट्स हुआ करती थी। लेकिन जो आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं, ये काफ़ी हल्की हैं। दूसरी बात, ये मजबूती में वो इसको मतलब उनकी जो मजबूती है नई गाड़ियों की, वो भी पुरानी गाड़ियों के कंपैरिजन में काफ़ी ठीक है। उतनी लोहे जितनी मजबूती तो नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी मजबूत है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। अब बात करते हैं कि आखिर ये ऐसे क्या कारण है जिसके कारण से जो मैन्युफैक्चरर है वो इस बात की डिमांड करते हैं कि जो कार का जो वजन है वो बहुत कम है, तो बहुत कम हो लेकिन मजबूती या सेफ्टी उतनी ही रहे जैसे पुरानी गाड़ियों में थी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक हल्की गाड़ी होती है, वो जो गाड़ी होती है, एक तो फ्यूल कम खाती है, दूसरी चीज़ ये वो पॉल्यूशन कम करती है, तीसरी चीज़ जो है स्पेशली ईवी व्हीकल्स के लिए, ईवी व्हीकल्स में बैटरी जो होती है वो काफ़ी भारी होती है। तो जैसे ही वज़न जो है वो कम होता है गाड़ी का, वैसे ही उसकी रेंज जो है, यानी उतने ही कितने टाइम वो बैटरी कितने किलोमीटर वो बैटरी चलेगी, तो उसकी जो रेंज है वो बढ़ जाती है। दूसरी तीसरी एक और बात ये है कि ब्रेकिंग जो एफिशिएंसी है, हल्की गाड़ी की ब्रेकिंग एफिशिएंसी और उसका जो कंट्रोल है वो मच बेटर होता है भारी गाड़ी के कंपैरिजन में। तो एक अनुमान के अनुसार इनके मैनेजमेंट का जो डिस्कशन हुआ उसमें इस मैनेजमेंट ने ये कहा कि एक अनुमान के अनुसार 10% अगर वेट किसी ईवी का कम हो जाता है, तो उसकी जो रेंज है ना वो लगभग 14% बढ़ जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वेट से रिलेटेड है। अब ये जो कंपनी है शारदा मोटर्स, ये लाइट वेटिंग बिजनेस में आ रही है, क्योंकि जैसे ये जो एमिशन बिजनेस है वो तो केवल इंटरनल कंबशन इंजन यानी पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए ही काम आने वाला है। तो ये ईवी व्हीकल में तो ये एग्जॉस्ट सिस्टम लगता नहीं है। तो इन्होंने अपने बिजनेस को डाउन टर्न से प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाइट वेटिंग बिजनेस जो है ये शुरू किया। हालांकि इनका अभी रेवेन्यू 9% है, और कुछ सेलेक्टेड कंपोनेंट ये बनाते हैं जैसे कंट्रोल आर्म्स एंड लिंक्स। अब ये कंट्रोल आर्म्स एंड लिंक्स क्या, तो ये सस्पेंशन के पार्ट होते हैं गाड़ी के, जिसको अपन बोलते हैं शॉकर्स जो होते हैं। तो शॉकर्स एक कॉमन नेम है, लेकिन जो उस सस्पेंशन से रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं, लिमिटेड पार्ट्स, वो बनाते हैं। और वहाँ से, जैसे मैंने बताया, वहाँ से रेवेन्यू 9% आता है। जो तीसरा इनका हिस्सा है जो रेवेन्यू का, वो अन्य का है। और अन्य में ये जो सॉफ्ट रूफ होते हैं ना,
जो गाड़ियों में सॉफ्ट रूफ लगती है, एक तो बिल्कुल कपड़े की रूफ लगती है, वो नहीं, दूसरी जो रूफ होती है, जो जो बड़ी सॉफ्ट प्लास्टिक टाइप की जो रूफ होती है, उस तरह के रूफ वाले पार्ट्स बनाती है, एक्सल वगैरह की असेंबली भी ये बनाती है। अब अगर इनके बिजनेस मॉडल का एक लाइन में समझें तो देखिए, इनका जो मेजर मटेरियल है वो रॉ मटेरियल जो है वो है स्टील। स्टील की कई ग्रेड्स होती हैं, तो बेसिकली इनका रॉ मटेरियल स्टील है। स्टील जो है एक कमोडिटी है, और कमोडिटी की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करती है। तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि इनको जो है, इनके जो ग्राहक हैं, ये बी टू बी बिजनेस है, यानी ये टीयर वन सप्लायर है ओईएम्स के लिए। तो वहाँ जब ये सप्लाई करते हैं तो इनकी रिलेशनशिप इतनी मजबूत होनी चाहिए, इनका प्रोडक्ट इतना बढ़िया होना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल में इंक्रीज हो वो सामने वाली पार्टी यानी कि जो ओईएम है, जैसे टाटा मोटर्स है, मारुति, वो एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाए। फिर इनके जो प्लांट्स हैं वो इनके 5 इनके जगह इनके प्लांट्स हैं, उत्तराखंड में है, सानंद में है, नासिक में है, चाकन में है और चेन्नई में है। और ये जो प्लांट्स हैं ये इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है कि जहां पर प्लांट लगा हुआ है इनके ओईएम्स का, यानी जहां पर ये सप्लाई करते हैं, जिन ओईएम्स को ये सप्लाई करते हैं, तो उनके आसपास ही अपना प्लांट रखते हैं। और ये जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज है, इनकी एक खास बात है, वो जो अपने अल्टीमेट कस्टमर है उसके नियर रहना चाहते हैं। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट तो कम होती ही होती है, दूसरी बात ये जो डिमांड में या जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में या जो मार्केट के रिक्वायरमेंट में चेंज आता है, वो सबसे पहले पता लगता है ओईएम को। और अगर ओईएम्स के पास में जियोग्राफिकल लोकेशन ओईएम की और ऑटो एंसिलरी की पास पास होती है, तो वो जो फीडबैक है मार्केट का, जिस प्रकार से प्रोडक्ट में चेंज चाहिए, उस हिसाब से वो जो ऑटो एंसिलरी कंपनी को सबसे पहले नॉलेज हो जाती है थ्रू ओईएम। तो वो उस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकती है, पार्ट्स को डिजाइन कर सकती है, और अपने कॉम्पिटिटर से पहले ओईएम को सप्लाई करने के लिए तैयार हो सकती है। फिर इनका जो रेवेन्यू है वो 44% जो रेवेन्यू आता है वो कमर्शियल व्हीकल से आता है, 52% जो आता है वो पैसेंजर व्हीकल से आता है, और 4% जो है वो अदर व्हीकल जैसे ऑफ रोड व्हीकल हुआ, ट्रैक्टर्स हुआ, जेसीबी हुआ, वहाँ से आता है। अब इनके जो डिमांड ड्राइवर्स हैं, मतलब इनकी प्रोडक्ट की डिमांड आखिर क्यों होती है, क्या क्यों होगी, तो पहली चीज़ तो ये कि जैसे जैसे गाड़ियाँ बिकेंगी वैसे वैसे इनके एग्जॉस्ट सिस्टम की गाड़ियाँ, मतलब पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ियों की, क्योंकि एग्जॉस्ट सिस्टम बनाते हैं, तो जैसे ज़्यादा व्हीकल बिकेंगे वैसे वैसे इनके डिमांड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी बात ये, जब पॉल्यूशन के नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होंगे, पॉल्यूशन के नॉर्म्स डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स के लिए, तो इनको अपने प्रोडक्ट जो हैं वो बेटर डिज़ाइन करने पड़ेंगे। और ये ओईएम्स की भी मजबूरी होगी कि उस तरह के एग्जॉस्ट सिस्टम वो ऑटो एंसिलरी से बनवाए। अब जब वो आपके नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो गए, तो आपको डिज़ाइन जो पार्ट है, हो सकता है वो महंगा, और जनरली महंगा होता है पुरानी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में। नई टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो होता है वो महंगा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पार्ट है वो गाड़ी की टोटल वैल्यू का कंपैरेटिवली हायर परसेंटेज होता है। जैसे मान लीजिए पहले जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, पुरानी टेक्नोलॉजी वाला एग्जॉस्ट सिस्टम, वो मान लीजिए 1% वैल्यू रखता था कार की टोटल वैल्यू का या पैसेंजर व्हीकल की टोटल वैल्यू का। हो सकता है अब वो 1.5% हो जाए। तो जब 1.5% ये हो जाता है तो इनकी सेल, यानी शारदा मोटर्स टाइप की कंपनीज की सेल वो बढ़ जाती है। और इसको ऐसे बोलते हैं कि जो कंटेंट पर व्हीकल है, यानी कि शारदा मोटर्स का जो कंटेंट पर व्हीकल है वो इंक्रीज हो गया। और नई टेक्नोलॉजी वाला जो प्रोडक्ट होता है उसमें मार्जिन भी हायर होते हैं। डिमांड से रिलेटेड तीसरी जो खास बात है वो ये है कि एक बार अगर प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है तो ओईएम्स जनरली चेंज नहीं करते हैं अपने सप्लायर को। तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता है, रेवेन्यू विजिबिलिटी इनको मिलती है। फिर ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत ही मिनिस्क्यूल, बहुत ही मामूली एक्सपोर्ट करते हैं, 2 से 3% टोटल रेवेन्यू का ये एक्सपोर्ट करते हैं। इनके जो की मार्केट्स हैं वो यूएसए और यूरोप है, और वहाँ पर भी ये जो है ज़्यादातर ईवी जो गाड़ियाँ हैं या जेनसेट्स हैं उनके लिए ये अपने प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं।
फिर अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए बहुत टाइम से ये बिजनेस में 1986 से ये कंपनी बिजनेस में है, तो लगभग 40 साल से कंपनी बिजनेस में है और एक ही कंपोनेंट जो है वो बना रही है, एक्सपर्ट है अ, उस तरह के कंपोनेंट एग्जॉस्ट सिस्टम बनाने में। दूसरी बात ये कि इनकी ओईएम्स के साथ बड़ी ज़बरदस्त रिलेशनशिप है और इसी कारण से ये कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसने 30% जो है मार्केट शेयर गेन कर लिया है वैल्यू वाइज पैसेंजर और सीवी के सेगमेंट में। अगर इनकी वीकनेस की बात करूं तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कस्टमर कंसंट्रेशन ज़बरदस्त है। दो इनके जो क्लाइंट्स हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू 75% आता है, तो ज़बरदस्त क्लाइंट कंसंट्रेशन है। दूसरी बात ये 88% के आसपास जो रेवेन्यू है वो अब भी एमिशन बिजनेस से आता है और आप जैसे जानते हैं कि लगातार जो है वो ईवी व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है और आने वाले भविष्य में भी डिमांड ये बढ़ेगी। फिर जो ओईएम्स हैं वो लगातार कॉस्ट प्रेशर कंपटीशन ओईएम्स में यानी गाड़ियों के सेगमेंट में भी बड़ा आपस में कंपटीशन है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, किया मोटर्स हुआ या मतलब आप किसी भी पैसेंजर या कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को देख लीजिए, बड़ा जबरदस्त कंपटीशन। जब बड़ा जबरदस्त कंपटीशन होगा तो होने वाला क्या है, होने वाला ये है कि वो अगर एग्जॉस्ट सिस्टम की कीमत बढ़ेगी तो उसको पास ऑन नहीं करने देंगे, वो बार्गेन करेंगे, हार्ड बार्गेन करेंगे। हार्ड बार्गेन करने के चक्कर में ये होता है कि भाई हाँ ठीक है रिलेशनशिप है, इतने सालों की मेरी रिलेशनशिप है, तो शारदा मोटर्स भी सोचेगा चलो अपन ये थोड़ा बहुत अपन एब्जॉर्ब कर लेते हैं रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज का, थोड़ा बहुत पास ऑन कर देते हैं। तो ये मार्जिन हिट वाला काम है। मतलब कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि हाँ भाई मेरे से ही तुमको लेना पड़ेगा पार्ट, कैसे न कैसे करके घूम फिर के आप मेरे पास से आओगे, वो वाला सिस्टम है नहीं। फिर जो है लोन एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट अगर कंपैरेटिवली बेटर होता है जब आपका जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन होता है तो कम से कम ये रहता है कि ये सीवी जो है, सीवी हुआ या कमर्शियल व्हीकल या एक व्हीकल इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में साइक्लिकल इंडस्ट्री है। जब साइक्लिकल इंडस्ट्री है तो अब मंदी आती है तो पूरे इंडिया में एक इन जनरल मंदी आती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं पूरे वर्ल्ड में मंदी आएगी। तो अगर ये एक्सपोर्ट वाला जो हिस्सा है वो इनका एक वीक पॉइंट है, अगर उसको ये बढ़ा सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। फिर जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट जो कमेंट्री है उसमें मैनेजमेंट का क्लियर फोकस इस बात पर है कि अब हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो है वो पावर ट्रेन एग्नोस्टिक होगा। पावर ट्रेन एग्नोस्टिक का मतलब ये वो डीजल गाड़ी में भी लगेगा, पेट्रोल गाड़ी में भी लगेगा, हाइब्रिड गाड़ी में भी लगेगा, सीएनजी में भी लगेगा और वो जो है ईवी में भी लगेगा। तो वो कौन से सिस्टम्स हैं, तो जैसे जी सस्पेंशन में काम कर रहे हैं, लाइट वेटिंग वाले बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो इनका फोकस अब ये है कि हम जो है जो हमारा ब्रेड एंड बटर है जहाँ से हमारा 88% रेवेन्यू आता है एग्जॉस्ट सिस्टम वाला, वो तो चल रहा ही चल रहा है, लेकिन हमारा जो फोकस अब है वो लाइट वेटिंग बिजनेस के ऊपर ज़्यादा है और वहाँ पर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और कोरियन कंपनी के साथ इनका टाई भी है। दूसरी बात ये अब ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो है हम इंडिया फोकस्ड कंपनी है तो हम ज्योग्राफिकली भी डाइवर्सिफाई यानी एक्सपोर्ट मार्केट में भी कदम रखने का कोशिश कर रहे हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो देखिए 5400 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, आरओई बड़ा ही शानदार है 28% का, डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। पी जो है वो 16 का है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। 3 साल की सेल 8% बढ़ी है, 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 18%, 18% साल दर साल बढ़ा है। प्रमोटर के पास 64% है, एफआईआई के पास 2% है, 2% थोड़ा सा कम हुआ है, डीआईआई के पास 12% है, वो थोड़ा सा बढ़ा है और पब्लिक के पास 22% है, वो भी थोड़ा सा बड़ा है। तो वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन मीट्रिक्स वाली कंपनी है और ये कंपनी नज़रों से इसलिए उतरी हुई है क्योंकि एक जनरल मार्केट में यह धारणा है कि इस तरह की कंपनीज का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ईवी जो है वो आने वाले भविष्य की थीम है। कुछ हद तक बाजार का जो डर अच्छा भी है, लेकिन ये इतने सालों पुरानी जो कंपनीज हैं इनको अपने आप को बदलना आता है। हाँ, ये जो कंपनीज हैं ये किसी भी निवेशक का पेशेंस टेस्ट करेंगी, तो अगर आपको ये कंपनी समझ में आती है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और फिर इस बिजनेस मॉडल का अध्ययन करें, स्वतंत्र अध्ययन करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है इस कंपनी में, खरीदना है, बेचना है या कुछ नहीं करना है। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की कोई सलाह होती नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।